9% का इजाफा हुआ है। कमला हैरिस की डेमोक्रेट पार्टी के लिए भारतवंशी ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत से हम अपनी दोस्ती और साझेदारी को और मजबूत करेंगे। कमला हैरिस अपने छोटे व्यवसायियों को कड़े नियमों और भारी टैक्स से बर्बाद कर देंगी। इसके इतर मैंने टैक्स में कटौती की, नियमों को सरल किया। हम इसे फिर से करेंगे और पहले से भी ज्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगे। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। साथ ही सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि रोशनी का ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत लाएगा। चुनाव भले अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 5 दिन पहले बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों का जिक्र करके डोनाल्ड ट्रंप अंतिम समय में ट्रंप कार्ड खेल चुके हैं। हिंदू और ईसाइयों की बात करके वो चुनाव में बढ़त बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हिंदुओं को शुभकामनाएं दी, ईसाइयों की भी बात की यहाँ पर। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो अल्पसंख्यकों की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर महंत राजू दास और स्वामी चक्रपाणी महाराज की टिप्पणी भी सामने आई है, जिन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, आलोचना नहीं कर पाई जो हुआ हिंदुओं के साथ, वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। सुनवाते हैं आपको। मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मकानों को लूटा जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है। वहां पर ये स्थिति बना हुआ है, सब लोग मौन है और हिंदुस्तान के विपक्ष भी बहुत मौन है। तो मैं ट्रंप जी को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम उन्होंने आवाज उठाई, जिससे हमको लगता है थोड़ा बहुत वहां हिंदुओं को रिलीफ मिल पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अन्याय, अत्याचार, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है, मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का समर्थन करता हूं। और देश के जो विपक्ष हैं हमारे भारत के, कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार होता है और देश का विपक्ष चुप रहता है, मौन रहता है। तो फिलहाल आपने देखा कि इस वक्त कैसे टिप्पणी यहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ से की गई। महंत राजू दास ने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यानी कि हिंदुओं की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। लेकिन एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए। आपको यहाँ पर नजर आएगा, बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू हो चुके हैं, जगह जगह पर आग लगाई जा रही है। ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर शेख हसीना के समर्थन में जो पार्टी थी, जो उनको समर्थन देती थी, उस पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जातीय पार्टी के ऑफिस की तस्वीरें और चारों तरफ आगजनी यहाँ पर कट्टरपंथियों की तरफ से की गई है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट्टरपंथी बेकाबू हो चुके हैं। बांग्लादेश में हालात लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और वहां की अंतरिम सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके सहयोगियों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कट्टरपंथी हसीना के सहयोगियों को खोज खोज कर टारगेट कर रहे हैं। उनका नामो निशान मिटाने पर आमादा है। इमारतों को जमींदोज करने की कोशिश की जा रही है। मंसूबों में कामयाबी नहीं मिल रही तो आगजनी का सहारा लिया जा रहा है। बांग्लादेश में भले ही अंतरिम सरकार हो, लेकिन राज कट्टरपंथी कर रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये इमारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सहयोगी दल जातीय पार्टी का दफ्तर है। इस पार्टी ने 2 गलतियां की। एक तो इस पार्टी ने हसीना सरकार का समर्थन किया था और दूसरा बीएनपी के बहिष्कार के बावजूद पिछले 3 चुनावों में भाग लिया। ये 2 गलतियां ही कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही। बांग्लादेश में पांव पसार चुके कट्टरपंथियों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब जातीय पार्टी ने ढाका में रैली की घोषणा की। कट्टरपंथियों के रहते बांग्लादेश में आवाज उठाना सख्त मना है। इस हमले को अंजाम देने के लिए भी उसी साजिश का सहारा लिया गया जिसके जरिए शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया था। कट्टरपंथी छात्र श्रमिक जनता का बैनर लिए जातीय पार्टी के दफ्तर को घेरते नजर आए, पोस्टर फाड़ दिए, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। इतने से भी मन नहीं भरा तो मेन गेट पर आग लगा दी।
बताया तो ये भी जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने हमला पुलिस और सेना की मौजूदगी में किया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का खौफ इतना बढ़ गया है कि जिंदा रहने के लिए वहां की राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहने से फिलहाल बचती नजर आ रही है। इतने बड़े हमले के बाद भी जातीय पार्टी के नेता मीडिया में बात करने से बच रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने जुबान खोली तो उनका हश्र भी बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा होगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भले लोगों की आवाज दबा रहे हो, लेकिन अब यूएन हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक्शन में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश हिंसा में हुई सभी मौतों की जांच के आदेश दिए। यूएन के शीर्ष अधिकारी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने से पहले और इसके बाद हुई हिंसा के दौरान हुई सभी हत्याओं और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की गहन जांच कराने के आदेश दिए हैं। यूएन के इस फैसले से बांग्लादेश की कार्यवाहक अंतरिम सरकार में खलबली मच गई है। यूएन का हंटर चला तो अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साध ली। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हुई मौतों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहले भी टीम भेजी थी। प्रधानमंत्री रहते हुए हसीना ने हत्याओं की जांच की मांग भी की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक किस कदर हावी है। हिंसा के दौरान बांग्लादेश में जान गंवाने वालों के आंकड़े जो सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूएनएचसीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा में 650 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करीब 400 लोगों की जान गई, जबकि 5 से 6 अगस्त के बीच हुई हिंसक विरोध प्रदर्शन में 250 लोगों की मौत हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की जांच होने पर ये आंकड़े बढ़ेंगे, जिसके बाद यूनुस सरकार की पोल खुलना तय है। यूएनएचसीआर की अब तक की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने आंकड़े मुहैया कराने में आनाकानी की, जो ये बताता है कि अंतरिम सरकार के दबाव में आंकड़ों को छिपाने की साजिश भी चल रही है। यूएन ने बांग्लादेश की पुलिस और सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 3 महीने यहाँ की फौज हिंसा को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में देखना होगा कि यूएन की नई रिपोर्ट बांग्लादेश की सच्चाई को कितना उजागर कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान क्या दिया, उसके बाद से विपक्ष को मिर्ची लग गई है। विपक्ष की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बयान ऐसा दिया गया है, आगे आपको बताते हैं। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी अब एक नया बयान दिया गया है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के